प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ जुड़े हैं उदय भानु बैनर्जी जी फ्रॉम कैलकाटा। और आप मेरे चैनल पे सर को एक बार और देख चुके हैं पहले भी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी और आपके सारे दर्शकों को हमारा बहुत बहुत प्रणाम। दादा, ममता बनर्जी अभी बिहाइंड द कैमरा मेरी आपसे बात हो रही थी एंड देन वी डिसाइडेड कि वी शुड गो ऑन एयर इसको लेकर के। ममता बनर्जी का एक डायनेमिक्स है 1996 से लेकर 2025 तक पूरा वक्फ को लेकर के चेंज हो गया है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दर्शकों को बताइए कि ये जो चेंज हुआ है वोट पॉलिटिक्स के लिए हुआ है, उनका अपना एक उनकी एम्बिशन है कि शी बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर। इंडिया की नहीं बन पाए तो चलो वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बना करके उस तरीके का कुछ करके शी बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि पीएम ममता बनर्जी एक ही बहुत बड़ा ल्योर है, एक बहुत बड़ा मुझे लगता है किक है उनके लिए। मगर उस किक के लिए व्हाट शी इज डूइंग इन वेस्ट बंगाल आज कहां से कहां पहुंच गया है। उनकी वो शुरुआत जो 1996 से हुई थी, दादा प्लीज वहां से शुरू करके मेरे व्यूवर्स को बताइए कि तब से लेकर के 2025 तक आकर क्या हुआ और क्यों हुआ। जी नंदिता दादा। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है ये, और ये पब्लिक डोमेन में ये सारे अवेलेबल है। कोई कुछ भी गूगल सर्च करके आप खुद देख सकते हैं जो मैं बोलने वाला हूं, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। आपको पता है 26 अगस्त 1996 में वेस्ट बंगाल के वक़्फ़ को लेकर के पहली बार डिस्कशन हुआ। और उस डिस्कशन में कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे? उस टाइम में स्टॉलवर्ट कांग्रेस लीडर प्रिय रंजन दास मुंशी एंड उस टाइम में बहुत बड़ा लेफ्ट फ्रंट के एमपी सोमनाथ चैटर्जी, जो बाद में स्पीकर भी हुए थे। ये लोग, प्रियरंजन दास मुंशी का कहना है, बड़ा अफसोस के साथ हम ये बताना चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल में ऐसे बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ का मतलब जिसको दान किया गया। दान किया गया किस लिए? न यहाँ पे कोई अस्पताल बने, कोई एजुकेशन स्कूल बने, कोई हेल्थ सेंटर बने, मतलब जो सामूहिक रूप से इस समाज के लिए काम करे, मुस्लिम समाज के लिए काम करे। तो इसके लिए हम चाहते हैं जो रूलिंग स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको सीबीआई से इंक्वायरी कराए, इन्वेस्टिगेट कराए। उस टाइम में वेस्ट बंगाल में रूलिंग चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर ज्योति बासु। उन्होंने बोला जो सीबीआई के तो जरूरत नहीं है, उनके पास एक्चुअली मुस्लिम आम आदमी गए थे विद रिक्वेस्ट से, देखिए हमें लगता है हमारा ये जो प्रॉपर्टीज जो इन्होंने दान में दे के गए थे इसको सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। किस लिए इस्तेमाल? क्योंकि ये तो दान किया था इसलिए, लेकिन दूसरे काम में ये लोग लगा दिए। कौन लगाया, क्या लगाया, हम लोगों को मालूम नहीं है। आप जरा इनको इन्वेस्टिगेट कराइए। अरे पूरा फैला हुआ है पूरा वेस्ट बंगाल में, और आप इसको सीबीआई से इंक्वायरी कीजिए। तो ज्योति बासु एग्री नहीं किया, बोला नहीं सीबीआई नहीं होगा, जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। एक कलकत्ता हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराएंगे पूरा सारे वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो सिटिंग जज का इंक्वायरी हुआ। 4 साल के बाद ये रिपोर्ट आया उनका इंक्वायरी का। कोई टेबल नहीं हुआ असेंबली में या पब्लिक डोमेन में, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही आया जो इतना आइडेंटिफाइड हुआ वक्फ प्रॉपर्टी, लेकिन उसका स्टेटस क्या है पता नहीं चला। फिर धीरे धीरे स्टोरी गेट्स अनफोल्डेड। कलकत्ता के एक बहुत बड़ा प्राइम लोकेशन में पता चला विच इज एक्चुअली वक्फ प्रॉपर्टी। उसमें शॉ वॉलेस कंपनी, जो एक वाइन कंपनी है, उनका हेड ऑफिस है। उस टाइम में शॉ वॉलेस के कौन चेयरमैन थे? श्रीमान विजया माल्या। ओके। राइट। तो ये जब सामने आया तो मुस्लिम समाज बिल्कुल हैरान हो गया। भाई ये तो बिल्कुल कुरान के खिलाफ है। कुरान में तो
शराब और ये सब जो है इसको तो ये हराम कहते हैं, तो कैसे हमारे इसमें इन्होंने बना दिया। हम्म? दूसरा सामने आया जो कोलकाता के बहुत बड़ा एरिस्टोक्रेट क्लब, साउथ कलकत्ता का ब्लैक क्लब, वहां पे जो एरिस्टोक्रेट बंगाली कोलकाता के हैं वो लोग जाते हैं, दे आर मेंबर्स, इट्स अ वंडरफुल क्लब, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, ह्यूज एरिया, वो भी वॉक प्रॉपर्टी एक्चुअली था। 1996 में एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द स्कैम वाज 1000 करोड़। आज के दिन में कितना 1996। होगा? 1996 मैडम, आज के दिन में कितना होगा आप सोच सकते हैं? आप देखिए, अभी तो कहानी अभी बाकी है। उसके बाद लेफ्ट फ्रंट सरकार चली गई, अच्छा किया बुरा किया जो भी किया, उन्होंने इलेक्शन में हार गए और हमारे ममता दीदी ने वहां के चीफ मिनिस्टर होके अपना गद्दी संभाले। ममता बनर्जी, आपको आप हैरान हो जाओगे, 2011 में ममता बनर्जी खुद वॉक प्रॉपर्टी स्कैम के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बुलाया था। दिस इज ह्यूज, दिस इज रिकॉर्ड ह्यूज। चेक कर लीजिए। अगर कोई यहां पे इस एविडेंस को डिस्क्वालीफाई करता है तो आई हैव द जर्नलिस्टिक एविडेंस। अब 2011 में सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई बोला जो देखिए इतना मास जो लार्ज स्केल में इतना स्कैम, ये हमारे जो यहाँ की यूनिट है इट इज हमारे बस के बाहर है, आप हमें कुछ गिने चुने जगह बताइए, डिस्ट्रिक्ट बताइए। तो उन्होंने बोला ठीक है, कलकत्ता में आप इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेट करो। और बाकायदा उस टाइम में वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है, उन्होंने कलकत्ता के 16 प्रॉपर्टीज ऐसे नोटिफाई करके चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में भेजा कि इस प्रॉपर्टीज पे इन्वेस्टिगेशन हो। ये सारे भी पब्लिक डोमेन में है, आप देख सकते हैं। और ये मीडिया जो प्रिंट मीडिया में है, दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटी की मीडिया में माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, करना ही चाहिए, ठीक है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, राइट। उसके बाद क्या हुआ, 2025 में पिछले महीना वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, ठीक है। 14 साल में देखिए वोट बैंक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का जो रास्ता जो है वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है नंदिता जी। इस करेक्ट। सड़क में चलना हमारे आपके बस नहीं है, आदमी को कहां से कहां 360 डिग्री घुमा देते हैं। यही ममता बनर्जी आज इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए जो हम इसको मानते नहीं है। और इस संशोधन के लिए हम चैलेंज करते हैं, हम इसको लागू होने नहीं ही देंगे। उसके ऊपर सुनिए, इसके बाद और बड़े मतलब आईबी का रिपोर्ट 2025 में, ये लगभग 1-2 महीना पहले, ये अमेंडमेंट आने के, एक एक्ट बनने से 1-2 महीना पहले आईबी का रिपोर्ट गया। वहां पे 3 मिनिस्टर का नाम आया सामने, बाकी और कितने का है पता नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है ना तो इंफॉर्मेशन, लेकिन 3 का जो नाम पब्लिक डोमेन में है, ये भी लोग जाके देख सकते हैं। पहला व्यक्ति जो है वो बहुत बड़ा हस्ती है, फिरहाद हाकिम। जनाब जनाब फिरहाद हाकिम कलकत्ता में मेयर है और बहुत बड़ा एरिया, प्राइम लोकेशन अलीपुर के, वहां पे कब्जा करके बैठे हैं। और उन्होंने अपना एक मार्बल का शोरूम खुला है उनके और उनके पत्नी के नाम पे। ये मेरा इन्वेस्टिगेशन नहीं है मैम,
ये आईबी का इन्वेस्टिगेशन है जिसका रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री में गया और ये पब्लिक डोमेन में आया। दूसरा कौन है नाम आया, बेचारे तो अभी अल्लाह के प्यारे हो गए, नसीरुद्दीन अहमद, इन्हीं का एमएलए। अब एमएलए साहब कहां से है, ये है हमारे महुआ मैत्रो जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी कृष्णनगर में। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, ऑसम। ये कृष्णनगर का बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी अपने नाम पे, अल्लाह की सेवा के नाम पे अपने नाम पे करके रख लिया। थर्ड जो है एक नाम आया जो सिटिंग राज्यसभा के एमपी है, नदीमुल हक। अब हक साहब को तो हम देखते हैं बड़े पार्लियामेंट में, बड़े माइनॉरिटी सेक्युलर पॉलिटिक्स, और हम सब धर्म को मानते हैं, ये करते हैं वो करता है। ये कलकत्ता के करीब 3000 एकड़ के वक्फ प्रॉपर्टी अपने नाम पे कब्जा करके बैठे हैं। तो आप बताइए इन लोगों को पेट में दर्द नहीं होगा ये एक्ट आ जाने के बाद? एब्सोल्युटली। और इनके फॉलोअर्स को ये सड़क पे नहीं उतारेगा? बिल्कुल, हम और आप भी होते वही करते जो ये लोग कर रहे हैं। अभी तो इतना तीनों का सिर्फ नाम बताए, इसे बहुत होंगे। और एक काउंसिलर है कोई बेगम करके, उन्होंने भी ऐसा करके, सारे तृणमूल के साथ ये सारे जुड़े हुए हैं सब कुछ। तो इनको तो हम तो बैठे हैं, हम तो ढूंढ रहे हैं, ये हमें लगता है ये सिद्दीकुल्ला चौधरी भी इसमें होगा इनके नाम पे जो बहुत हाँ। ज्यादा, तभी इन्होंने इनको बहुत इतना संतुष्टि मिली है, पीएम संतुष्टि मिली है। हाँ हाँ, और इन्होंने तो ओपन पब्लिक फोरम से बोला ये राजभवन, कलकत्ता हाई कोर्ट, ईडन गार्डन्स जिसको क्रिकेट का मक्का कहते हैं, लॉर्ड्स के हाँ। बाद ईडन गार्डन्स का, वो भी सारे वक्फ प्रॉपर्टी है। और सबसे बड़ा पेट में दर्द इसलिए क्योंकि इनका एक अनरिटन लॉ था, वंस वॉक फॉर एवर वॉक, वो तो हट गया। मतलब कोई आप कहीं पे, आज हमारे घर में पिछले महीना कोई आके बोलता है ये तो हमारा प्रॉपर्टी, यहाँ पे तो हम नमाज पढ़ते थे, हम आके यहाँ पे ये करते थे, ये तो हमारा प्रॉपर्टी है, ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है, आप खाली करो। तो हम कहाँ जाएंगे, किनके पास जाएंगे? वक्फ बोर्ड के पास कंप्लेन करने। वक्फ बोर्ड में कौन बैठा है? वही लोग बैठे हैं। मतलब जो एक्यूज्ड है वही जो जज है, वही जूरी है। ठीक है, तो वो बोर्ड क्या करेगा? या तो एग्री करेगा कि हाँ ये गलत हुआ, या कहेगा नहीं नहीं ये लोग तो सही, ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है। तो हम किसके पास जाएंगे? इनका एक ट्राइब्यूनल है, और ट्राइब्यूनल में दूसरे कारण है कहाँ पेट में दर्द हुआ। ट्राइब्यूनल में जो कमिश्नर, एक तो ट्राइब्यूनल के बाद आप हायर जुडिशियरी के पास जाने का कोई रास्ता ही नहीं था पहले। हिंदू को छोड़ दीजिए, गरीब मुसलमान जो है उनका भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है प्रॉपर्टी लेकर के ऐसे, वो जाएगा वक्फ बोर्ड के पास। उनके पास ना तो पैसा है ना कुछ है, मसल पावर नहीं है, मनी पावर नहीं है। वो जो बोर्ड बोलेगा, फिर वो जाएगा ट्राइब्यूनल में, वही लोग बैठे हैं, वो बोलेगा नहीं नहीं ये तुम्हारा जमीन नहीं है, तो गाली छोड़ो, खाली करो, कि हम हड़प लेते हैं। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, 80% बिलोंग्स टू दिस अदर साइड ऑफ द रिवर, जो वक्फ के खिलाफ नहीं है। इसमें कौन लोग है? शियाज है, अहमदियाज है, जितना मुस्लिम ओबीसी लोअर कास्ट, ये लोग को तो कोई पसमानदा, इन लोगों को तो कोई से नहीं था ना, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कुछ नहीं था इन वक्फ बोर्ड या ट्राइब्यूनल में। ना तो इनके पास कोई रास्ता था हायर जुडिशियरी में जाके। तो ये ट्राइब्यूनल तो खत्म हो गया, आप डिस्प्यूट करोगे तो वहां पे सीधा जाएगा। और ट्राइब्यूनल, अब बोर्ड में कौन है? बोर्ड के ऊपर बैठ गया चैरिटी कमिश्नर। देखिए हाउसिंग और सोसाइटी एक्ट में
एक कमिश्नर होते हैं, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. सो ही कैन बी फ्रॉम एनी सेक्ट, ही कैन बी मुस्लिम, ही कैन बी हिंदू, ही कैन बी क्रिश्चियन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जैसे होते हैं, ठीक है. आज के दिन में कोई आईपीएस ऑफिसर यहाँ पे जो मुस्लिम है बोला नहीं, हम ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे या हम ड्यूटी नहीं करेंगे, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं ना, बिकॉज दे आर बाउंड बाय प्रोटोकॉल. करेक्ट. तो इनका दर्द ये है, दिए है यहाँ पे बोर्ड में कैसे महिलाओं को कैसे, अरे भाई आप तो हद कर दिए मोदी जी, आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक बंद कर दिया आपने, अब आगे क्या करोगे. हमारे अब सुन रहे हैं हम एंटरटेनमेंट की दुकान बंद कर दी, एंटरटेनमेंट की दुकान बंद कर दी. हाँ यूसीसी ले आएंगे, अरे बाप रे तब क्या होगा. हम तो कभी, अरे एक वाइफ सवाल ही नहीं उठता है, हमें तो हक दिया गया है, हम जितने चाहे शादी करें, जितने चाहे बच्चे पैदा करें, हमें तो घर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है, क्योंकि वो तो बड़ी किताब में लिखा है जो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाओ घर पे. यही सब दर्द है. सबसे पर सरप्राइजिंग ज्यादा इसमें ममता बनर्जी का जो समर सॉल्ट है ना वो है, और आपने जो बताया है दैट इज एक जिसके एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जिसका पूरा का पूरा अब नीचे से निकल करके ऊपर वो सरफेस पे आ रहा है, और 2025 में आकर से बिल्कुल क्लियर हमको दिख रहा है कि ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा है. कलकत्ता, वेस्ट बंगाल जलता है जले, मुर्शिदाबाद जलता है जले, मुर्शिदाबाद से हिंदू मालदा चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आरजे कर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, टीचर्स का जो स्कैम है वो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. ममता बनर्जी की जो गद्दी है वो कायम रहनी चाहिए हमेशा. तो इतना बड़ा डिस्क्लोजर के लिए दादा थैंक यू सो मच. और मैं जो आपने मुझे बताया है उसको मैं अपने व्यूअर्स को स्क्रीन पे जरूर दिखाऊंगी जिनके नाम आपने लिए हैं, और 1996 में क्या हुआ था, सीबीआई का क्या था, वो मैं जरूर दर्शकों के लिए मैं रखूंगी यहाँ पे कि वो जरूर इस चीज को देखें. बिल्कुल, थैंक यू. बिल्कुल दिखाइए, और दर्शकों को अपना देखे, सब इंसान को ऊपर वाले ने विचार करने का बुद्धि दिया है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. हमको बोलने से किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको एविडेंस चाहिए जो हम बोल रहे हैं, तो एविडेंस दिखा दीजिए, देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, साफ हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एवरीथिंग हैज टू बी इन ब्लैक एंड व्हाइट, और ब्लैक एंड व्हाइट है वही सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होता है, क्योंकि हमारा कोर्ट भी जो है जो रिटर्न होता है ब्लैक एंड व्हाइट होता है उसी को मानता है. थैंक यू सो मच दादा आने के लिए. और आगे वक्त के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर एकदम डीप अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको फिर से बुलाऊंगी और आप बिल्कुल आएंगे मेरे चैनल पे. थैंक यू जी. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय.